हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग तो छुट्टियां मनाने अपने घर वर यूनिवर्सिटी से दूर चले गए होंगे, बट स्टिल पढ़ाई जारी रखनी चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। आज और कल के लेक्चर में जो इस वीक में है, इस वीक में क्लाइमेटोलॉजी खत्म करेंगे। जो टॉपिक्स बचा है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, फ्रंटोजेनेसिस, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आज क्लास में नहीं, मतलब इस वीक की क्लास में। आज हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन और फ्रंट्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो बाकी चीजें हम लोग इसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आशा है कि सब अच्छा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन, एकदम देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के भी आता है, डायरेक्ट भी आता है, जो अगले 2-3 दिन हम बात करेंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। एंड दूसरी बात यह है कि ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा समझ में आता भी नहीं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी इसके की चीजों को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाता हूँ कि क्या क्या कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। एंड उसके बेसिस पे हम लोग फिर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए बैठ जाइए सीधे शांति से। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइक्लोन्स की। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है कि एक तरह का वॉयलेंट स्ट्रॉम है, एक तरह का बहुत तेज तूफान है एक तरह का, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनता है, खास करके समुद्री जो भाग है उसके ऊपर। और बहुत अधिक मास डिस्ट्रक्शन का, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का ये कारण बनता है। किसके कारण? इसके कारण बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, स्टॉर्म सर्ज होता है, समुद्री जल कई बार कोस्टल एरियाज में प्रवेश कर देता है। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये काम करता है हम लोगों का ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है और एक एंटी साइक्लोन होता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फॉर्मेशन का चीजें होंगी वो अलग है, टेम्परेट साइक्लोन का अलग है, एंटी साइक्लोन तो काफी अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने पहले जाना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। एक तरह की चक्रवातीय हवा है जो समुद्र के ऊपर डेवलप होती है। ठीक, नाम सुना होगा तुमने बहुत सारे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, बहुत ज्यादा नाम देते हैं कि अम्फन आया था, निसर्ग आया था, है ना, तितली आया था। तो ऐसे बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का हम लोग नाम देखते हैं। तो अगर पूरे दुनिया की तुम लोग बात करो तो 6 जो है RSMCs हैं। RSMC का फुल फॉर्म है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, पूरे दुनिया में 6 RSMC हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन साइक्लोन्स को नाम देने के लिए। इन 6 में से एक अपना है IMD, जिसको हम लोग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि भारत में जलवायु संबंधी जो प्रेडिक्शन और ये सारा काम करता है वो है। तो ये IMD इस जो 6 RSMC है उसका एक भाग है। कौन? IMD। अब इस IMD जो है वो इंडियन ओशन क्षेत्र जो हमारा है, इंडियन ओशन क्षेत्र, ये भारतीय महासागरीय क्षेत्र जो है, इसमें जितने भी साइक्लोन्स बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये जो 6 RSMC है ये सारे दुनिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके नाम को निर्धारित करते हैं, पहले से एक लिस्ट बना कर। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आता है उसका लिस्ट कौन बनाता है? वो IMD बनाता है। किसके सहयोग से? IMD के जो 13 मेंबर स्टेट्स हैं, IMD में 13 मेंबर स्टेट यानी इंडियन ओशन के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं, वो 13 ऐसी कंट्री है जो मिलके नाम की लिस्ट देती है, 13-13 नाम के, उसके अकॉर्डिंग उस नाम को अरेंज करते हैं, उसी नाम को फॉलो किया जाता है। तो ये RSMC रिस्पॉन्सिबल है नाम देने के लिए। उसमें से IMD एक है। IMD इंडियन ओशन वाला भाग देखता है जिसमें 13 मेंबर्स हैं। कई जगह 8 देखोगे, वो पुराना हो गया, वो 2004 वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग 8 है। अभी जो 2020 की लिस्ट है उसमें 13 है। अम्फन के बाद की जो नेमिंग हुई है 13 मेंबर्स है, वो सब मिलकर नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये देखो ये नाम है, जैसे कि ये सारे हमारे 13 देश है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। ये सारे ने देखो नाम दिए हुए हैं।
तो पहले निशाग्र नाम पड़ेगा अम्फन के बाद, उसके बाद गद्दी होगा, फिर निवार होगा, फिर बुरेवी होगा, फिर तौके होगा, यास होगा, गुलाब, शाहीन, जवाद, असानी, सिरांग, मोंडस, मोका। उसके बाद फिर जब ये लिस्ट खत्म हो जाएगा फिर यहाँ से शुरू होगा बिपरजॉय, तेज, हामून, मिथिल। ऐसे नेमिंग किया जाता है हमारे जो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स बनते हैं उनका। ठीक है, इसी तरह से दुनिया में 5 सेंटर हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, पूरे दुनिया में 5 ये सेंटर है। पूरे दुनिया में जो साइक्लोन आता है उस पर निगाह रखता है, वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सब चीजों की बात करता है। तो ये 5 ऐसे सेंटर्स हैं, और ये 6 सेंटर जो रीजनल सेंटर्स हैं वो अलग। चलो अब मेन बात आते हैं कि साइक्लोन होता है। ये होता है साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन इसको कहते हैं चक्रवाती तूफान। अब ये बनता कैसे, इसके फॉर्मेशन को हम लोग धीरे धीरे समझने जाते हैं। तो उसको समझने से पहले तुमको याद होगा कि हवा कैसे चलती है। हवा चलती है आपके हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। ये बात आपको पता है, हवा कैसे चलती है, हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलती। अब जब साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या होता है कि ये मान लो समुद्र है, समुद्र के ऊपर कोई स्पेसिफिक जोन है जहां पे हीट बहुत ज्यादा, किसके कारण, सूर्य के तापमान के कारण इतनी गर्मी पड़ी कि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा कितना हो गया, एटलीस्ट ग्रेटर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो मिनिमम तापमान है वहां का वो 27 डिग्री सेल्सियस का हो जाना चाहिए। तो जब यहाँ पे देखो 27 डिग्री, एकदम ध्यान से समझ लेना ना, 2 मिनट का काम है अगर समझ गए तो जब यहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर का तापमान हो जाएगा तो क्या होगा, समुद्र के ऊपर जब 27 डिग्री तापमान हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे बाष्पीकरण शुरू हो जाता है, इवेपोरेशन बहुत तेज होता है। तो जैसे इवेपोरेशन शुरू होता है तो यहाँ से वैसे इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है ना। अब तुमको याद होगा जैसे इस क्षेत्र में इवेपोरेशन हुआ और ये सारी हवाएं ऊपर गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि समुद्र के ऊपर एक स्पेसिफिक क्षेत्र में धूप आया बहुत तेज। उस धूप आने से क्या हुआ, वो सरफेस का पानी गर्म हुआ, और सरफेस के पानी गर्म होने से इवेपोरेशन होकर भाप बन के ऊपर बना, तो नीचे क्या हुआ, हमारा जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो गई, यानी प्रेशर जो है वहां पे लो प्रेशर का एक जोन क्रिएट, क्योंकि हवा लाइट होकर ऊपर उठ चुकी है। तो जैसे ये लो हुआ तो अगल बगल से जो हवाएं थी, अगल बगल की जो हवाएं थी, हाई प्रेशर, इधर इधर साइड में हाई प्रेशर क्षेत्र है, तो क्या होगा, इस हाई प्रेशर से हवाएं इसकी तरफ जाने लगेंगी, ठीक है। समुद्र के अंदर इस लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से हवाएं जाने लगती। तो जब इस तरह का स्थिति बने तो हम कहते हैं समुद्र में कि डिप्रेशन का निर्माण हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन का निर्माण हुआ। ये इनिशियल स्टेज होता है हमारा इसका साइक्लोन फॉर्मेशन का, कि एक हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, वहां से इवेपोरेशन हो गया, अगल बगल की हवा यहाँ लगने लगी। अब जैसे ये अगल बगल की हवा यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ तो तापमान तेज है, जैसे ये हवा यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ तो तापमान तेज है ना, तापमान तेज है, क्या होगा, वो फिर से इवेपोरेट होकर ऊपर उठ जाएगा, फिर से इवेपोरेट होकर क्या होगा, ऊपर उठ गया, फिर से यहाँ की हवाएं इसको कवर करेंगी, फिर से इवेपोरेट होकर ऊपर उठ गया, फिर हवा आएगी इवेपोरेट होकर ऊपर, फिर हवा आएगी इवेपोरेट होकर। तो ये पहली प्रक्रिया देखो साइक्लोन फॉर्मेशन का शुरू हो गया, ठीक है, जेनेसिस साइक्लोन का शुरू हो गया है हम लोगों का। पहली बात तो ये हो गई, तो ये होगा साइक्लोन का आरंभ। अब तुमको होगा नहीं सर यहाँ पे क्या होता है कि ये चक ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये देखो, ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या था, एक लो प्रेशर का क्षेत्र था, है ना, ये लो प्रेशर का क्षेत्र था इनिशियल, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो हवाएं ऐसे अंदर की ओर जा रही, ठीक है। ये जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है हाई प्रेशर वाला, वो ये लो प्रेशर वाला, इसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, और हाई प्रेशर से हवाएं अंदर की ओर। अब देखो क्या, अब तुमको कोरियोलिस फोर्स याद है, कोरियोलिस फोर्स याद है, कोरियोलिस फोर्स क्या कहता था कि जब हम लोग जब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में है तो हवा ऐसे जा रहा होता है, लेकिन वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो अपने लेफ्ट की ओर मुड़ने की कोशिश करती है,
ये याद है आपका? याद है? अब देखो हुआ ये बात भाई साहब, ये लो प्रेशर, देखो ये कितनी बार मैं बात रिपीट करता हूँ ना, कभी कभी तो मुझे लगता है, बट समझने के लिए जरूरी है। ये लो प्रेशर इधर से हाई प्रेशर, हवा ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर को खींच रहा है, खींच रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर ये हवा कहीं भी ऊपर एटमोस्फेयर में चढ़ेगी तो वहां पे साइक्लोनिक फोर्स, सॉरी, वहां पे कोरियोलिस फोर्स तो काम करेगा, फेरेल्स लॉ लगेगा। तो मान लो ये जो हवाएं हैं ये किसकी हैं, ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं। तो हवा को ऐसे जाना था और जाके कहाँ मुड़ना था, किस तरफ मुड़ना होता है, राइट की तरफ, राइट की तरफ मुड़ना था। लेकिन राइट की तरफ नहीं मुड़ेगा, मुड़ने की वो कोशिश उधर कर रहा है, लेकिन मुड़ जाएगा हमारे, क्योंकि लो प्रेशर जोन तो इधर है, ठीक है। यहां से ऐसे राइट मुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन लो प्रेशर जोन तो इधर है। यहां से भी ऐसे राइट मुड़ने की कोशिश करेगा, पर लो प्रेशर जोन तो इधर है, लो प्रेशर जोन इधर है, लो प्रेशर जोन इधर है। तो इसके कारण क्या होता है, ये देखो एक सर्कुलेटरी मोशन यहाँ पे शुरू हो जाता है, जहां हवा तो जाना चाहता है कहीं आओ, हवा अपनी दिशा बदलना चाहता है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट किसकी तरफ होने लगता है, हमारे साइक्लोन के आई की तरफ। अब साइक्लोन का आई कह रहा हूं क्या मतलब, वो एरिया जो हाई प्रेशर वाला, लो प्रेशर वाला था, जहां पे हवाएं सारी कन्वर्ज हो रही। तो इसके कारण क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये सर्कुलेटरी मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। समझे कितना आसान है समझना? तो अब मैंने क्या कहा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण दिशा होता है। अब देखो आगे एक चीज समझते हैं, कहीं पे डायग्राम यहाँ पे। अब मान लो ये एक दो लो प्रेशर सेंटर है, ठीक है, दोनों लो प्रेशर सेंटर है, एक नॉर्थ में है एक साउथ में है, ठीक। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब ये नॉर्थ में होता है तो कहां मुड़ता है, राइट की तरफ मुड़ता है, यहां जाना था यहां मुड़ा, यहां जाना था यहां मुड़ा, यहां जाना था यहां मुड़ा, यहां जाना था राइट की तरफ मुड़ता है ना, मैंने तुमको ये कहा था, यहां जाना था यहां मुड़ा। लेकिन साइक्लोन का लो प्रेशर किधर है, इधर है, तो ये किधर खींचने की कोशिश करेगा, इधर खींचे, इधर खींचे, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। तो ये देखो इधर हवाएं चलने लगती, कौन सी दिशा में हवाएं चलने लगती, ये हवाएं ऐसे चलने लगती, देखो घड़ी की उल्टी दिशा में चलने लगती, ठीक है। किस दिशा में ये चल रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। कहां पे, नॉर्थ में। वहीं साउथ में देखो क्या हो, इसी का एक समझने की कोशिश, साउथ में इसको जाना था इधर, चला गया लेफ्ट, जाना था इधर, चला गया लेफ्ट, जाना था इधर, चला गया लेफ्ट, जाना था इधर, जाने लगा लेफ्ट। लेकिन इसको खींच कौन रहा है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐसे खींच रहा है, लेफ्ट नहीं जाने दे रहा है, उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, हमेशा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मूव होना स्टार्ट होता है। तो यानी कि जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो यही जो मूल बात है, यही साइक्लोन का है। तो यहाँ पे देखो हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये कह रहा है, ये तो हमने समझ लिया यहाँ पे, उसके बाद क्या कह रहा है, साइक्लोनिक विंड मूव एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, याद रखिए। दूसरा क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स बिटवीन 5 से 30। अब तुम जरा सोचो ये 5 से 30 क्यों कहा, जीरो के आसपास, 0 से 5 क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि तुम्हें पता है इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है। याद है ना, कोरियोलिस फोर्स जब हमने डिस्कस किया था आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स कितना है, जीरो है। तो कोरियोलिस फोर्स जीरो है, तो ये तो डिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगा, विंड को जिधर जाना है उधर ही जाता रहेगा, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं विंड का। तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बनेगा। तो कभी भी इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनता है, हमेशा ट्रॉपिक्स में बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसलिए उसका नाम हमने, ठीक है। ये बात समझ गए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, देखो ये कुछ कंडीशन है जो कि बहुत जरूरी है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। पहला, लार्ज एरिया जहां पे सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज्यादा हो। पता लग गया कि वो गर्म होगा तभी तो क्या होगा, हमारे नीचे से वो भाप बन के ऊपर इवेपोरेशन होगा। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जब वो डिफ्लेक्ट हो। वर्टिकल विंड स्पीड, ऊपर ऐसा नहीं, ऊपर जब हवा उठ रही है तो इतना तेज हवा है कि वो हवा को किसी और दिशा में ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो प्रेशर का एक जोन हमें बनना चाहिए, लो प्रेशर का एक इनिशियल छोटा सा होना चाहिए, एंड अपर एयर डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, ऊपर जेट स्ट्रीम में इस तरह का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसमें से 2-3 तुम्हारा मेन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं आया तो फिर बता देना, बट समझना क्या है, कुछ नहीं। ये आई है, आई मतलब जहां पे 27 डिग्री तापमान है कम से कम। आई के कारण क्या हुआ, सारा का सारा हवा भाप बन के ऊपर उठ गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर बना। जैसे यहाँ से लो प्रेशर बना, हाई प्रेशर से हवाएं अंदर जाने लग गई। दूसरा, हाई प्रेशर से अंदर हवाएं जाने लग गई, वो कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में था, लेकिन ये वाला उसको ज्यादा खींच रहा था, तो सर्कुलेटरी मोशन शुरू हुआ। कैसा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सर्कुलेटरी मोशन शुरू हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, साइक्लोन का निर्माण हुआ, इसको कहते हैं साइक्लोन जेनेसिस। ओके, दूसरी बात सोचो, अब तो मैंने तुमको कहा कि यहाँ से जो भाप बन के ऊपर उड़ रहे थे, ये भाप बन के ऐसे ऊपर उड़ रहे थे, तो जब भी मॉइस्चर लेडन जो हमारा ये हवा है भाप बन के ऊपर उठेगा तो क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे। याद है ना, जब भी इवेपोरेशन से हुआ चीज ऊपर उठता है तो क्या बनता है, क्लाउड्स बनेंगे। अब ये सारा फिनोमिना देखो समुद्र के ऊपर हो रहा है, तो जो ये हवा वाष्पीकृत हो रहा था इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके ये चल रहा है, क्योंकि समुद्री हवा है, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जाकर डेंस क्लाउड बनाएगा, बहुत बहुत बड़े बादल बनाएगा, बहुत घने बादल बनाएगा, और ये बारिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो, ये हमारा है, ये आई वॉल, ये हमारा आई है, आई से ऊपर उठता है, आई के बगल वाला जो हिस्सा होता है उसको आई वॉल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वॉल में ऊपर आइज होता है, ऊपर ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, बारिश करता है, इस तरह से ये साइक्लोन हमारा बनता है। अब जब साइक्लोन बनता है तो ये पृथ्वी की तरफ मूव कर रहा होता है, देखो ये पृथ्वी की तरफ ऐसे मूव कर रहा होता है, धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही ये साइक्लोन हमारे तट से टकराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन ने लैंडफॉल किया है। ठीक है, जब भी हमारा साइक्लोन लैंड से टकराता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन ने लैंडफॉल किया है। तो कभी ये टर्म सुनना, तो उसका मतलब क्या हुआ, साइक्लोन अब हमारे लैंड एरिया के ऊपर आ गया। अब लैंड एरिया के ऊपर आते ही क्या होगा, साइक्लोन कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, एक जो उसका कोर सेंटर है, जो गर्म वाला वो सेंटर था, वो डिसेपिट, वो खत्म हुआ। दूसरा क्या हुआ, उसके अराउंड जो मॉइस्चर की लगातार सप्लाई हो रही थी, मॉइस्चर लेडन जो हमारे विंड की सप्लाई हो रही थी समुद्र के ऊपर, वो कट ऑफ हो गया। तो जैसे ये दो चीज होंगी तो साइक्लोन हमारा कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए तुम देखोगे तट से जब टकराता है तो साइक्लोन बहुत तेज हवा चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जा रहा होता है उसमें मॉइस्चर की कमी होती जाती है, बादल बनना बंद हो जाते हैं, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं होने लगती है, और हमारा साइक्लोन एक समय के बाद जाके खत्म हो जाता है, डेथ ऑफ साइक्लोन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लोन में समझते हैं। ओके, बहुत इजी से मैंने समझा। अब ये देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, ये सारे साइक्लोन का मैप है जो पिछले कुछ समय से आया हुए हैं, उन सबका मैप। अब तुम ये देख रहे हो कि यहाँ से ये ट्रॉपिक्स वाले क्षेत्र में, इसके बीच में है, इसके बीच में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा देख लो, यहाँ पे कोई साइक्लोन है ही नहीं, ये बीच में ऐसे देखो एकदम खाली है। क्यों खाली है, ये वाला क्षेत्र क्यों खाली है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्षेत्र है। इक्वेटोरियल क्षेत्र में कभी भी कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, जीरो होता है या वेरी वीक होता है, तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है। तो देखो तुमको दिख रहा है साइक्लोन के मैप पे कि नहीं बनता। अब इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में इसको हमको कहते हैं साइक्लोन। ये जो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न तट है, इसको हम लोग कहते हैं विली विली। ठीक है, ये जो हमारा ये वेस्ट पैसिफिक का क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं टाइफून। ये जो अमेरिका वाला क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे कहते हैं इसको हरिकेन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में क्या है, साइक्लोन कहते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइफून कहते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग नाम आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के हैं। तो एकदम आसान से बात याद रखना है, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में मत पढ़ना कि ये क्या है वो क्या है, एकदम पागल हो जाओगे। इतना बस बेसिक चीज याद रखना कि बन कैसे रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके बेसिस पे तुम सारे क्वेश्चन मार्क कर दो। ठीक है, ये था साइक्लोन। अब आता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद टेम्परेट साइक्लोन आता है। उसको समझने के लिए हमें एयर मास को समझना जरूरी है। तो हम लोग पहले समझेंगे एयर मास। एयर मास को हम हिंदू में कहते हैं वायु राशि। शायद ये स्पेलिंग गलत हो, सही हो जो भी हो, वायु राशि के नाम से हम लोग जानते हैं एयर मास को। वायु राशि क्या है, सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत एक हवा का ऐसा बंडल, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए,
ये जमीन है या पानी है, जो भी है, मतलब लैंड सरफेस। इस लैंड सरफेस के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल हवा का बलून मान लो, हवा मान लो, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है थ्रू आउट, सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट, सिमिलर, यानी कि इसमें यहाँ पे सब एक जैसी स्थिति है, समान मॉइस्चर है, समान टेम्परेचर है, समान सब कुछ। इसको हम लोग कहते हैं एयर मास। ठीक है, इसको क्या कहा मैंने? एयर मास, बड़ी वायु राशि। एयर मास इज ए एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर whose property of temperature and moisture at any altitude, किसी भी एल्टीट्यूड पर, किसी भी दिशा में तुम चले जाओ, समान रहेगा। उसको कहते हैं हम लोग वायु राशि, एयर मास। ठीक है, अब ये जो एयर मास है, ये या तो दो भाग में इसको पहले हम बांटते हैं, वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड। सरफेस की तुलना में जब इसका तापमान कम, किसकी तुलना में? जिस सरफेस के ऊपर वो है उसकी तुलना में जब इसका तापमान कम हो, इसके कंपैरिजन में, तो उसको क्या कहते हैं? कोल्ड एयर मास। ठीक है, अभी आगे मैं जब फ्रंट बताऊंगा उसमें गड़बड़ नहीं करोगे, ये ध्यान रखो। कोल्ड एयर फ्रंट और कोल्ड एयर मास दोनों अलग है। ठीक है, इसके तुलना में जब ये ऊपर वाला ये हवा कोल्ड है तो उसको कोल्ड एयर मास कहते हैं, और जब ये गर्म है, हॉट है, तो इसको वार्म एयर मास। ठीक, यहां पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा, उस चीज को याद। जब भी तुम्हारा कोल्ड एयर मास होगा, ठीक है, जब भी तुम्हारा कोल्ड एयर मास होगा, उसकी नेमिंग में हम के शब्द लगाते हैं। ओके, ये ध्यान से समझना, ये याद होता नहीं है, गलत करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। पर हमने तो पढ़ाया। क्या मैंने कहा? जब कोल्ड एयर मास होगा तो के लिखा होगा, वो होगा कोल्ड। जब वार्म एयर मास होगा तो डब्ल्यू लिखा होगा, उसका मतलब है वार्म। पहली बात तो ये समझिए, क्या लिखा है मत देखना, मैं जो कह रहा हूं पहले वो। ठीक है, दूसरी बात, अब या तो वो जो एयर मास का जन्म हुआ है, जो एयर मास का जन्म हुआ है, उत्थान हुआ है, वो किसी समुद्री क्षेत्र में हुआ होगा या किसी महाद्वीपीय क्षेत्र में हुआ, है ना? अगर वो महाद्वीपीय क्षेत्र में हुआ होगा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल, और अगर समुद्री क्षेत्र में हुआ होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मैरीटाइम, या फिर कभी कभी इसको हम लोग मरीन कहते हैं। एक ही बात। जब कोई कॉन्टिनेंटल एयर मास होगा, यानी उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति कहां पे हुई है? कॉन्टिनेंट के ऊपर हुई है, तो कॉन्टिनेंटल का सिंबल होगा सी। और अगर मैरीटाइम है, यानी समुद्र के ऊपर हुआ है, तो उसका सिंबल होगा एम। ये बात समझिए। अगली बात, अब इसका दो क्षेत्र में और आता है, या तो उसका ओरिजिन पोलर क्षेत्र के पास हुआ होगा, या तो उसका ओरिजिन कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल क्षेत्र के पास हुआ होगा। यानी वो या तो ध्रुवों के पास हुआ है या कटिबंधों के पास हुआ है, कर्क रेखा मकर रेखा वाले क्षेत्र में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें नेमिंग जाती है तो पी लिखा होगा तो मतलब वो पोलर है, एक, और टी लिखा होगा इसका मतलब वो ट्रॉपिकल है। समझ में आई बात? अब अगर मैं कोई एयर मास लिखूं जिसका मैं तुम्हें नाम दूं सीपी, क्या मतलब समझोगे इसका? जैसे तुमने सीपी एयर मास देखा, उसका मतलब है कॉन्टिनेंटल और पी मतलब पोलर, और इसी के साथ मैं लिख दूं के, तो क्या मतलब हुआ? कोल्ड। ये समझे? ऐसे नाम आएगा, जैसे तुम्हारा नाम आ जाएगा MTK, क्या मतलब हुआ? मैरीन, यानी कि इसकी उत्पत्ति किसके ऊपर हुई है? समुद्र के ऊपर हुई है। टी मतलब ट्रॉपिकल, यानी कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर हुई है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में हुई है। और के मतलब ठंडा है ये। ठीक है, ठंडा का क्या मतलब? नीचे के सरफेस से ऊपर का जो ये एयर मास है, ये उसका टेम्परेचर कम है। ओके, अब इसमें ना डायनामिक्स होते हैं, मैकेनिकल डायनामिक, थर्मोडायनामिक, बस इसमें हम ज्यादा समझेंगे नहीं, बस थर्मोडायनामिक चेंज समझें।
थर्मो चेंज। अब थर्मोडायनेमिकली क्या हो सकता है, या तो ये जो ऊपर का एयर मास जा रहा है वो या तो वो अपने नीचे से यानी जमीन से टेम्परेचर का एक्सचेंज कर रहा है। जैसे कि ग्लास में मैं गर्म पानी रखूं तो अपने अगल बगल के टेम्परेचर अगर ठंडा है तो टेम्परेचर का एक्सचेंज होता है और ये पानी भी ठंडा होता है ना ऐसा। या मैं ठंडा अभी आइस वाला यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रख दूं तो अगल बगल के क्षेत्रों से वो इंटरेक्ट करेगा, अगर बगल गर्म है तो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक भी गर्म हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक चेंज एक तरह का टेम्परेचर का एक्सचेंज होता है। तो अगर ये जो तुम्हारा एयर मास ऊपर से जा रहा था ये जमीन से एक्सचेंज कर रहा है टेम्परेचर यानी थर्मोडायनेमिकली एक्टिव है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल एयर मास, और उसके साथ हम यू शब्द जोड़ते हैं छोटा वाला। और अगर वो ये टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है उसके साथ हम एस टर्म जोड़ते हैं यानी स्टेबल, और यू मतलब अनस्टेबल। इतनी बात मेरी याद रख पाओगे तुम लोग? सोचो जरा, 1 मिनट का टाइम लो। मैंने क्या क्या बताया? मैंने तुमको बताया कि एयर मास क्या होता है, जमीन के ऊपर वायु राशि होती है बहुत बड़ी जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर मॉइस्चर ये सब कंडीशन चेंज नहीं होता है। या तो ये कोल्ड क्षेत्र में बनेगा या वार्म क्षेत्र में बनेगा, यानी कोल्ड होगा या वार्म। कोल्ड होगा तो के लिखेंगे, वार्म होगा तो डब्ल्यू लिखेंगे। या तो ये महाद्वीप पे बनेगा या समुद्र में बनेगा, है ना। महाद्वीप में बनेगा तो क्या है, ये कॉन्टिनेंटल है, सी। मरीन में बना यानी समुद्र में बना तो एम। दूसरा, या तो पोल के पास बनेगा ट्रॉपिक्स में बनेगा, पोल के पास बनेगा तो पी पोलर, ट्रॉपिक्स के पास बनेगा तो टी ट्रॉपिकल। नीचे से अगर टेम्परेचर एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल यू। अगर एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो वो स्टेबल है एस। एस इस तरह से तुम्हारी नेमिंग होती है। ये जो मैंने सीपी लिख दिया। अब सोचो, अगर कोई चीज कॉन्टिनेंट पे बना है तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कम होगा। ये तो दिमाग लगा लोगे ना। अगर कोई हवा कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में बना है तो वो क्या है, ड्राई होगा। लेकिन वो मरीन क्षेत्र में बना है तो क्या है, मॉइस्ट होगा, उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग हमारे साइक्लोन्स की नेमिंग, साइक्लोन्स पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने फ्रंट को, जो हमारे ये फ्रंट्स हैं उसको नेम देते हैं, वायु राशि देते हैं। तो तुमसे अगर मान ले कि पूछ लेगा इनमें से कौन सा कोल्ड एंड ड्राई है, इनमें से कौन सा फ्रंट कोल्ड एंड ड्राई है, CPKS, B MPKS, कौन सा? तुमने पहले क्या सोचा, तुमने पहले देखा कोल्ड। कोल्ड किस में होता है, के होना चाहिए, तो इसमें भी के है, इसमें भी के। उसके बाद इसने कहा ड्राई, ड्राई वाला कहां से ओरिजिनेट होता है, कॉन्टिनेंटल क्षेत्रों से, है ना, तो सी, तो ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे। नहीं कर पाओ तो फिर से इसको देखना, मैंने क्या क्या तुम्हें चीजें समझाई। ठीक, अब जो दूसरा आता है जिसका लेना देना हमारे वायु राशियों से ही है, मास से ही है, जिसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, वाताग्र। ये दो शब्द है, वात मतलब हवा, अग्र मतलब अग्रिम भाग, फ्रंट, फ्रंट मतलब पता ही है सामने वाला भाग। तो ये देखो, ये एक एयर मास है, ये एक एयर मास है, दोनों एक दूसरे के एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ये फ्रंट भाग होता है, इसको हम लोग वाताग्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहा, इसको मैंने कहा कि एक फ्रंट मान लो यहाँ पे ऐसे चल रहा है, एक फ्रंट यहाँ से ऐसे आने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये मिलेंगे, जहां पे ये मिलेंगे, एक जगह मिलेंगे ना, दो एयर मास चल रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, जहां पे वो मिलेंगे तो जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाताग्र कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। जैसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स देखे थे, तो ये प्लेट था, ये प्लेट था, ये दोनों आते थे, तो इसका वाला जो ये भाग बना था, क्या बोलते थे हम लोग, बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, प्लेट मार्जिन बोलते थे ना। तो इस तरह से जब दो वायु राशि हमारी आ रही है और इस तरह से कुछ हो रहा है, तो ये वाला जो इसका बाउंड्री होगा इन दोनों के बीच का, इसको हम लोग कहते हैं वाताग्र। वाताग्र क्या है, एक एयर मास और दूसरे एयर मास के बीच का जो ये ट्रांजिशन जोन, ठीक है, इनके बीच का क्षेत्र है, तो हम लोग वाताग्र कहते हैं। अब इन वाताग्र को हम, वाताग्र बनने के लिए क्या होता है, फ्रंट बनने के लिए दो एयर मास है। ठीक है, उन दोनों की प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकते हैं, कोल्ड हो, ट्रॉपिकल हो, मरीन हो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुमको मतलब पहले, अभी नहीं है फ्रंट बनाने में। जब मैं कोल्ड फ्रंट कहूं और वार्म फ्रंट कहूं तो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास में मत जाना, सब लोग गलतियां करते हैं, ये अभी भूल जाना है। सिर्फ ये याद रखना है कि एयर मास क्या होता है। फ्रंट बनाने के लिए दो एयर मास है, जैसे प्लेट बाउंड्री बनाने के लिए दो प्लेट चाहिए,
वैसे फ्रंट बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, 2 एयर मास। अब देखो क्या होता है, 2 एयर मास, समझना ध्यान से, एक एयर मास ये है, एक एयर मास ये है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये तुम्हारा हॉट एयर है, यानी कि इसका मैंने क्या कहा, ये हमारा क्या है, ये डब्ल्यू वाला है। कौन सा एयर मास है, इसमें डब्ल्यू वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, के वाली प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है, 2 वायु राशि देखो, 2 एयर मास हमारे एक इलाके में आए। अब कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट जब मैं कहूंगा, या कोल्ड एंड हॉट फ्रंट कहूंगा, तो क्या हो रहा है ये ध्यान देना। ये दोनों एक एरिया में आए और ये बहुत एक्टिव है, ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, ये एक्टिव नहीं, ये जहां पे गया मेरे को कहीं नहीं, ये मूव नहीं कर रहा, ये भाई साहब मूव कर रहे हैं, ये भाई साहब आगे बढ़ेंगे। कौन आगे बढ़ रहा है, वार्म वाला आगे बढ़ेगा, ठीक है। वार्म वाला आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसका स्लोप पकड़ के ये ऐसे इसके ऊपर चढ़ने लगेगा। क्यों चढ़ने लगेगा, कोई बता सकता है क्यों चढ़ने लगेगा, कोई कोई हमें कमेंट में बताने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो, सोच लेना तुम बता देना, बट मैं भी बताता हूँ, ये जो वार्म है ये तो हल्की हवा है, और ये कोल्ड है वो भारी हवा है। कोल्ड हमेशा क्या करेगा, भारी हवा नीचे रहने की कोशिश करेगा। वार्म क्या करेगा, है तो अभी सरफेस पे, लेकिन अब उसको क्या मिल गया, अब ये यहाँ पे इसको तो धकेल सकता नहीं है क्योंकि ये भारी है। ये क्या है, वार्म वाला हल्का है, तो ये धकेलेगा तो है नहीं। तो ये क्या करता है, ये वाला वार्म वाला जो हमारी वायु राशि होती है, बेचारा जो हमारा एयर मास है वार्म वाला, ये कोल्ड के ऐसे ऊपर जाने लगता है। तो ये स्लोली 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 ऊपर जाने लगता है। ये जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, ऑफकोर्स हवा ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन की प्रक्रिया, बारिश होगी, ठीक है, क्लाउड्स बनेंगे, निम्बस क्लाउड्स बनेंगे। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग हॉट या फिर वार्म फ्रंट कहते हैं, ठीक है। उसको हमने क्या कहा, वार्म फ्रंट। जब वार्म फ्रंट क्या होता है, कूलर एयर को ऊपर जाता है, कूलर एयर को रिप्लेस करता है, ठीक है। यानी कि ये कोल्ड वाला क्षेत्र है, वार्म वाला एक्टिव है, एक्टिव कौन है ध्यान रखना, वार्म वाला इसके ऊपर जाता है, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं। वार्म फ्रंट में क्या होता है, ये जो स्लोप बनता है, ये जब भी इसके ऊपर जाएगा ना, जब भी ये धकेला जाएगा हवा, तो ये इसको ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पे ये स्लोप बनता है, ऊपर जाने वाला रास्ता। ये स्लोप कैसा होता है वार्म फ्रंट में, जेंटल होता है। देखो नोट्स लिखते रहना, नहीं तो भूल जाओगे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। स्लोप कैसा होता है, जेंटल होता है। तो ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे क्लाउड बनाता है, धीरे धीरे बारिश करता है, एकदम मजे का, ठीक, समझे इतना बात। अब आते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में देखो क्या होता है कि फिर से वही क्या है, एक तुम्हारा हॉट है, एक तुम्हारा कोल्ड। ये हॉट है, डब्ल्यू लिख देते हैं, ये कोल्ड। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, ये जो वार्म वाला, ये कहता है मेरे को मूव नहीं करना, मैं थका हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये वहीं रहता है। और ये वाला जो पार्ट है ये एक्टिव रहता है। कौन सा, कोल्ड फ्रंट। एक्टिव कौन है यहाँ पे, कोल्ड फ्रंट एक्टिव। ये हॉट फ्रंट के, हॉट वायु राशि के एरिया में एंटर करता है। अब क्या होगा, अब क्या ये कोल्ड वाला ऊपर उठेगा, नहीं, कोल्ड वाला ऊपर नहीं उठ सकता। क्यों, क्योंकि कोल्ड भारी है, 200 किलो का आदमी है मान लो, वो भारी है, वो ऊपर नहीं उठ सकता। तो ये क्या करता है, ये इसको धक्का देने लगता है, बहुत जोर जोर से धक्का देता है। तो ये बेचारा क्या करेगा, धक्का खा खा के क्या होता है, ये इसके ऊपर बहुत तेजी से उठता है, बहुत तेजी से ऊपर उठता है, ठीक है। तो जब ये बहुत तेजी से ऊपर उठता है तो बहुत तेजी से बारिश भी करता है, बहुत ज्यादा बादल भी बनाता है। तो बहुत तेजी से चला गया ऊपर, तो तुरंत बादल बन जाएंगे, तुरंत बहुत बारिश होने लग जाएगी, एकदम डिजास्टर वाला सिचुएशन बन जाएगा, है ना। हैवी रेनफॉल होने लगेगा, एकदम डेंस निम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, डेंस निम्बस क्या कह रहा हूं तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो ये स्लोप है वो स्टीप होगा। क्यों, क्योंकि ये बेचारा मासूम से आदमी, इसके 200 किलो का आदमी इसके एरिया में घुसने की कोशिश करेगा, इसको तो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा अपना, अचानक से ऊपर उठ जाता है। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट। समझे,
वार्म फ्रंट में कौन एक्टिव है? वार्म फ्रंट में आपका हॉट एयर मास एक्टिव है, वो मूव कर रहा है, और जैसे ही वो कोल्ड के एरिया में पहुंचता है तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जेंटल स्लोप के सहारे बादल बनाता है, बारिश करता है, मस्त। कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड में वार्म वाला कहता है मैं नहीं ट्रेवल कर सकता, कोल्ड वाला ट्रेवल करता है, कोल्ड वाला वार्म वाले के एरिया में घुसता है, जैसे ही कोल्ड वाला वार्म के एरिया में घुसता है तो कोल्ड वाला डेंस है, ऊपर जाएगा नहीं, तो वो पुश करता है वार्म को, तो ऊपर चल भाग, बहुत जल्दी जल्दी भाग यहाँ से, तो वो ऊपर जाता है वार्म फ्रंट जल्दी जल्दी, बहुत स्टीप स्लोप लेके, तो अचानक से बहुत बादल बन जाते हैं, बहुत बारिश होने लगती है, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाता है ना? और जितना जल्दी ये बनता है उतना जल्दी ही हमारा क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोल्ड फ्रंट। तीसरा फ्रंट होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। तीसरा फ्रंट होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट ने तुम्हारे वार्म फ्रंट को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया, ये पूरा ऊपर चला गया हॉट वाला, पूरा नीचे आ गया कोल्ड वाला। जब कोल्ड फ्रंट हॉट फ्रंट के एरिया को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दे, पूरी तरीके से हटा दे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, ये बात ऑक्लूडेड वाला। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब जब ये ऑक्लूडेड फ्रंट होगा, सारा हॉट इसके ऊपर कोल्ड के ऊपर चला गया, तो अब तो फ्रंट बचेगा ही नहीं, फ्रंट बचा ही नहीं, तो फ्रंट क्या हो गया? खत्म। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी शब्द का क्या मतलब है? रुका हुआ। तो यहाँ पे एक कोल्ड मास है, यहाँ पे एक हॉट मास है, ये दोनों एक दूसरे के एरिया में है, लेकिन कोई अब मूव नहीं कर रहा है, कोई एक्टिव नहीं है, ना कोल्ड एक्टिव है ना हॉट एक्टिव है, वो ठहरे हुए। जब ठहरा हुआ फ्रंट हो उसको हम लोग स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। यही कुल मिला जुला के तुम्हारे 4 प्रकार के फ्रंट्स हैं। ठीक है, कोल्ड फ्रंट के लिए ट्रायंगल्स का यूज होता है, या फिर यूं कहें कोल्ड एयर मास के लिए, कोल्ड फ्रंट के लिए ट्रायंगल्स का यूज होता है, वार्म के लिए सेमी सर्कल्स का यूज होता है। तो तुम्हें कहीं सेमी सर्कल दिखे तो क्या मतलब हुआ कि वार्म है ये फ्रंट, और जहां पे कहीं पे ये वाला दिखा तुमको तो ये कोल्ड फ्रंट बनाएगा, कोल्ड वायु राशि रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का विषय। थोड़ा सा देखो, इसको दिमाग अगर तुम लगाओगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो थोड़ा देखो दिक्कत होगा, क्योंकि ये ना याद रहता नहीं। अब अगला जब मैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करूंगा, पूरा ये के पी टी एम ये वो है, नहीं याद रहता है, जोन्स ही नहीं याद रहता है मेरे को, मैं आज भी भूल जाता हूँ। 10 दिन 15 दिन ना पढ़ा मैंने, 1 महीना नहीं पढ़ा है, तो मैं भूल जाऊंगा। क्यों भूल जाऊंगा? क्योंकि वो के का मतलब मुझे कहाँ याद रहने वाला। तो इसके नोट्स आपको बना लेना है। क्या मैंने पढ़ा है आज? मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा है, जिसमें मैंने ये बताया था कि 27 डिग्री का टेम्परेचर जब आपके ओशन सरफेस के ऊपर होता है तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, सारी हवा ऊपर जाके बादल बनाने लगते हैं, तो अगल बगल हाई प्रेशर वाला मॉइस्चर जो है वो अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है, तो कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में वो गोल गोल घूमने लगता है, तो गोल गोल घूम गया तो साइक्लोन बन गया। साइक्लोन मूव करता है लैंड की तरफ, लैंड से जब टकराता है तो मॉइस्चर की सप्लाई और वो हॉट वाला एरिया खत्म हो जाता है, तो हमारा जो साइक्लोन है वो भी खत्म हो जाता है। ये थी साइक्लोन। नेमिंग कैसे होता है वो मैंने बताया, फिर मैंने बताया फ्रंट क्या होता है, सॉरी पहले मैंने बताया एयर मास क्या होता है। नीचे की तुलना में एयर मास क्या है? बहुत बड़ी वायु राशि है, बहुत बड़ा एरिया एक जैसे हवा का है, वो गर्म ठंडा जैसा भी हो सकता है। फिर मैंने उसका नाम बताया, पी होगा तो पोलर, एम होगा तो मरीन, सी होगा तो कॉन्टिनेंटल, टी होगा तो ट्रॉपिकल, के होगा तो क्या होगा? के होगा तो कोल्ड, डब्ल्यू होगा तो वार्म, यू होगा तो अनस्टेबल, एस होगा तो स्टेबल, है ना? ये बात बताई। फिर मैंने तुमको कहा कि अब ये जो एयर मास होते हैं वो एक दूसरे के एरिया में जाना पसंद करते हैं, तो कोल्ड वाला अगर हॉट के एरिया में जाएगा तो हॉट वाला बहुत जल्दी उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो कोल्ड फ्रंट। जब कोल्ड वाला रुका हुआ है, वार्म वाला उसके ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो हॉट फ्रंट, वार्म फ्रंट। जब दोनों रुके हुए हैं, कोई किसी के एरिया में नहीं जा रहा है, बोल रहा है बस मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहा? उसको हमने कहा स्टेशनरी फ्रंट। जब हॉट वाला पूरा कोल्ड वाला नीचे चला गया, यानी कोल्ड वाले ने हॉट वाले के एरिया को रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या बन गया तुम्हारा? वो बन गया तुम्हारा ऑक्लूडेड फ्रंट। यही हमने पढ़ा। आज जैसे तुमने फ्रंट पढ़ा तो फ्रंट का लेना देना तुम्हारा जब टेम्परेट साइक्लोन वगैरह, साइक्लोन जेनेसिस वहां पे करेंगे तो वो काम देगा। तो कल तक की देखो, आज ही टाइम पे वीडियो देख लिया करो, टाइम पे वीडियो देख के खत्म कर लिया करो, है ना? तो आज क्लास को यही हम लोग समाप्त करते हैं। आशा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। मैं तो अपनी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी इजी हो सके मैं इजी बनाऊं। तो अगर तुमको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ, कमेंट किया करो। ठीक है, कमेंट पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ पढ़ रहे हो।
ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आशा है कि समझ में आया होगा। कल इसके आगे का टॉपिक करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।